नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारे आज के विषय जिनसे संबंधित बातें हम आज करेंगे। तो यह हमारी आज की 6 न्यूज़ है और प्रत्येक से संबंधित सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इस क्रम में आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं हमारी पहली न्यूज़ को, जो हमें गल्फ स्ट्रीम से संबंधित कुछ बातों को बता रही है। हमें पता लग रहा है कि भाई नेचर कम्युनिकेशंस नाम की एक जर्नल पब्लिश होती है और उस जर्नल के अंदर अब गल्फ स्ट्रीम पे एक रिसर्च पब्लिश की गई। इस रिसर्च में यह बताया गया कि वर्ष 2025 के शुरू होते होते हो सकता है कि गल्फ स्ट्रीम समाप्त हो जाए। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो हमें देखने को मिलती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चलिए अब हम देखते हैं, तो पता लगता है हमें कि यह जो गल्फ स्ट्रीम है इसको अमोक के नाम से भी जाना जाता है। अमोक का मतलब होता है अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशंस। अब ये इसका एक वैज्ञानिक नाम है। साथ साथ हमें पता लगता है कि यह इक्वेटर से प्रवाहित होती है और यह उत्तरी ध्रुव की ओर जल लेके जाती है। कैसा जल? गर्म जल होता है जो उत्तरी ध्रुव तक पहुंचते पहुंचते ठंडा हो जाता है और वहां पर यह जाने के बाद में बदल जाता है अटलांटिक की धारा में। ठीक है, तो यह अटलांटिक की जो धारा होती है यह शीत जल धारा होती है। यह जो मुख्य रूप से प्रक्रिया है जल धाराओं की, यह हम समझते हैं शीत जल धारा और ग्रीष्म जल धारा के रूप में। हमें पता लगता है कि यह पूरी की पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक संतुलन की है और यह ठंडे जल को गर्म में और गर्म जल को ठंडे में परिवर्तित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसी क्रम में हमें पता लगता है कि भाई यह जो जलधारा होती है यह पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मौसमी स्थितियों को प्रभावित करती है। साथ साथ यह पूरी दुनिया की जलवायु को भी प्रभावित करने का कार्य करती है। अगर हम यहाँ पर आगे समझे तो हमें पता लगता है कि इसकी जो बहने की स्थिति होती है यह इस प्रकार होती है, यानी कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और साथ साथ में हम समझते हैं कि यूरोप के पश्चिमी तटों को यह प्रभावित करती है और यहाँ पे मौसमी स्थितियों को बदलती है। अब समझते हैं रिसर्च की बात को कि रिसर्च किस प्रकार की जा रही है। तो यहाँ हमें पता लगता है कि वैज्ञानिकों ने यहाँ पर 1870 से कुछ डाटा लिया है, यानी कि लगातार 1870 से यहाँ पर नजर बनाई हुई है वैज्ञानिकों ने, जो समझ रहे हैं कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। यहाँ पर हमें यह बात भी पता लगती है कि वर्ष 2004 के बाद वैज्ञानिक बता रहे हैं कि यह जो स्ट्रीम है ये लगातार कमजोर हो रही है, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग का जीवन बदल रहा है, जलवायु बदल रही है, वह जलवायु बदलने के साथ साथ गल्फ स्ट्रीम को प्रभावित कर रही है, जिस वजह से यह 2004 के बाद लगातार कमजोर होती जा रही है। यहाँ हमें यह भी पता लगता है कि वर्ष 2021 में वैज्ञानिकों ने भाई चेतावनी दी थी, कहा था कि आप कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन लोग नहीं माने और इस वजह से अब यह नई रिपोर्ट भी उन्होंने पब्लिश कर दी है। आगे हमें यहाँ पर यह पता लग रहा है कि वैज्ञानिकों ने अब यह मान लिया है कि गल्फ स्ट्रीम 1600 वर्षों में अपनी सबसे कमजोर स्थिति पर पहुंच गई है, जिस वजह से इसके लुप्त होने की अब संभावनाएं बन गई है। इसके लिए मुख्य रूप से ये मानते हैं कि कार्बन एमिशन जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि वैश्विक सम्मेलन हो रहे हैं और प्रत्येक वैश्विक सम्मेलन में यही बात की जा रही है कि जल्द से जल्द कार्बन एमिशन को कंट्रोल किया जाए, जिससे तापमान को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रोकने का प्रयास किया जाए। लेकिन अभी तक इसके संबंध में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यही बात हमें पता लग रही है। साथ साथ हमें यह भी पता लग रहा है कि ग्रीनलैंड में जो बर्फ थी वह भी लगातार पिघल रही है, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और गल्फ स्ट्रीम प्रभावित हो रही है। तो यह दो मुख्य कारण है गल्फ स्ट्रीम के लुप्त होने के पीछे। ठीक है, तो हमें पता लग रहा है कि गल्फ स्ट्रीम का लुप्त होना कोई नई बात नहीं है। वैज्ञानिक यहाँ पर यह भी बताते हैं कि अब से लगभग 1,15,000 से 12,000 वर्षों के बीच, ठीक है, तो ये अपने पिछले वर्षों की स्थिति बता रहे हैं कि इस दौरान गल्फ स्ट्रीम बार बार लुप्त हुई है और बार बार फिर दोबारा बहने लगी है। गल्फ स्ट्रीम क्यों बहती है? क्योंकि यह गर्म जल को ठंडे में बदल देती है। तो इसी बीच यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि ऐसा नया नाम नहीं है और पहले भी ये सभी चीजें होती रहती हैं, जिस कारण अब एक और बार संभावना है कि गल्फ स्ट्रीम लुप्त हो जाएगी। बात क्लियर है सभी लोग को? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर पता लगता है कि इसके अनेकों अनेक प्रभाव होंगे। ऑब्वियसली बात है ना कि यह एक क्लाइमेट पैटर्न है जो लगातार चल रहा है। अब बीच में से यदि ये लुप्त हो जाता है तो इसके कुछ ना कुछ प्रभाव तो होंगे ही। यहाँ हमें पता लग रहा है कि ये अब वैश्विक वर्षा का जो पैटर्न है उसको प्रभावित करेगा। मैं बता चुका हूं कि अमेरिका और यूरोप में यह मौसमी परिस्थितियों को प्रभावित करती है, लेकिन वैश्विक जलवायु को भी प्रभावित करती है। तो जो वैश्विक वर्षा का पैटर्न है वो प्रभावित होगा। अमेजन वर्षा वनों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ साथ यूरोप में तूफानों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके साथ साथ हम देखेंगे कि तापमान में भी गिरावट अनुभव की जाएगी। इसके अतिरिक्त हम समझते हैं तो हम पता लगता है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और वहां पे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, जो अनेकों लोगों के जनजीवन को प्रभावित करेगा।
बात सभी को समझ आ गई है। तो तटीय जीवन बहुत अधिक प्रभावित हो जाएगा, जल्द यह हमें इससे देखने को मिलेगा। और साथ साथ यहाँ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि अगर कार्बन एमिशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो वर्ष 2050 तक इसके बहुत ही भयावह परिणाम सभी को देखने को मिलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है सभी लोगों को। तो चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे और देखते हैं कि वह क्या कह रही है। तो हमें पता लगता है कि हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे भारत के दौरे पे आए हैं और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति को कह दिया है कि भाई आप जल्द से जल्द प्रयास करते हुए 13वें संविधान संशोधन को देश में लागू करें। पता लगता है कि यह संविधान संशोधन लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है और इसको व्यवस्था में लागू नहीं किया गया है पूर्ण रूप से। तो इससे संबंधित बातों को समझना हमारे लिए जरूरी हो गया। तो समझते हैं कि क्या इतिहास रहा है 13वें संशोधन का और क्या क्या खास बातें इसमें शामिल है। हमें पता लग रहा है कि भाई एक लंबे समय था जब श्रीलंका के अंदर एकात्मक सरकार थी, यानी कि केंद्र सरकार के पास ही सारी पावर हुआ करती थी और वही पूरी की पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने का कार्य करती थी। लेकिन पता लगता है कि भाई श्रीलंका का जातीय संघर्ष इतिहास का एक विशेष मुद्दा है। इस दौरान श्रीलंका के सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय के बीच एक लंबा संघर्ष रहा, लंबा गृह युद्ध हुआ जो वर्ष 2009 में जाके शांत हुआ था। लेकिन इसी गृह युद्ध को शांत करने के लिए भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच जुलाई 1987 में एक समझौता हुआ था। यह समझौता मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से किया गया था कि श्रीलंका का गृह युद्ध समाप्त होगा और दोनों ही समुदायों के बीच में अब शांति स्थापित की जाएगी। बात क्लियर है यहाँ पर। तो हमें पता लगता है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित किया गया था, लेकिन इसको 13वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया, परंतु यह पूरी तरह से यहाँ पर लागू नहीं हुआ। तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि जो 13वां संविधान संशोधन था इसमें कहा गया था कि श्रीलंका के 9 प्रांतों के अंदर अब प्रांतीय सरकारों का गठन किया जाएगा, जो पहले नहीं था। यानी कि सारा मामला केंद्र सरकार देखती थी, पर फैसला हुआ कि ठीक है 9 प्रांत ऐसे हैं जहां पर मुख्य रूप से तमिल समुदाय के लोग रहते हैं, तो वहां हम लोग प्रांतीय सरकारों का गठन करेंगे ताकि वे लोग अपने कुछ निर्णय मुख्य रूप से ले सके। तो पता लगता है कि यहाँ पर कृषि, आवास, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई विषय शामिल थे जो प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित किए जाने थे। हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि सरकार ने जो मुख्य विषय होते हैं जैसे कि भूमि है, पुलिस है, प्रशासन है, वह सभी अपने ही पास रखे और व्यवस्था संचालित करने योग्य जो भी मामले थे वह ही हस्तांतरित किए गए थे इन प्रांतीय सरकारों को। ठीक है। साथ साथ यहाँ पर यह भी था कि जो श्रीलंका के उत्तरी प्रांत है, पूर्वी प्रांत है, वहां से आपातकाल को हटा दिया जाएगा। साथ ही जो यहाँ पर विद्रोही लोग हैं, जो भी गृह युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, वे लोग अपने हथियारों का समर्पण कर देंगे, हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे कि गृह युद्ध शांत हो जाएगा। हालांकि जल्द नहीं हुआ। पता लगता है कि कब हुआ आकर के वर्ष 2009 में। इसके साथ साथ हमें यह भी पता लगता है कि यहाँ पर भारत सरकार चाहती थी कि श्रीलंका सरकार तमिल भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करे, साथ साथ वह इंग्लिश को भी संपर्क भाषा का दर्जा दे दे। हालांकि अब तमिल को यहाँ पे आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया है। लेकिन बात वही है कि 13वां संविधान संशोधन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। अब पूरी तरह से लागू क्यों नहीं हुआ, ये बात समझते हैं तो हमें पता लगता है कि यह जो पूरा का पूरा संविधान संशोधन तैयार हुआ था, इसमें एक व्यवस्था की गई थी कि भाई जो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांत है, यहाँ पर मुख्य रूप से तमिल लोग रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जरूरी था कि इस पूरे के पूरे दोनों प्रांतों को जोड़ करके एक प्रांत बना दिया जाए। बात क्लियर है इतनी। तो ऐसी स्थिति में पता लगता है कि सरकार ने यह प्रयास तो किया था शुरुआत में, ठीक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि शुरू में जब इनका एकीकरण किया गया था तो वह अस्थायी रूप से किया गया था। सरकार की यहाँ पर जो दशा थी, जो वृत्ति थी, वह यह थी कि पहले अस्थायी रूप से एकीकरण करते हैं, बाद में जन समुदाय से मतगणना करवा लेंगे, उनकी राय जान लेंगे और उनकी राय को जानने के बाद हम अपना अंतिम निर्णय देंगे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि सरकार को जो ये है जनता की मत जानने का कार्य करना था, वह कभी नहीं हो पाया, जिस वजह से मामला गड़बड़ाता रहा। हालांकि श्रीलंका की सरकार ने इन्हें अस्थायी रूप से एकीकृत तो कर दिया था, लेकिन लंबे समय ऐसा रहा जब जनता की राय नहीं ले पाए। तो उसके बाद पता लगता है कि न्यायालय बीच में आया। कब न्यायालय बीच में आया? वर्ष 2006 में। और न्यायालय ने यहाँ पर सरकार और लोगों के बीच में आते हुए कहा कि भाई जो ये एकीकरण किया गया था ना, ये पूरी तरह से अमान्य है। अमान्य क्यों था? क्योंकि आपको यहाँ पर भाई जनता की राय जाननी थी। अब आप जनता की राय नहीं जान पाए, यानी कि जो मतगणना होनी थी वो काम नहीं हुआ कभी भी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने कहा कि देखो, आपका जो प्रोसेस था पूरा नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति में अभी हम इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी कि पूर्वी और उत्तरी प्रांत अपना अलग अलग रहेगा, साथ नहीं रहेगा अभी। हालांकि बाद में जब कभी भी आप जनमत का सहारा लेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको फिर दोबारा से एक करने में सक्षम हो जाएंगे। तो अब जनमत करवाना रहा, जो कि अभी तक नहीं हुआ। तो पता लगता है कि न्यायालय का निर्णय 1 जनवरी 2007 से लागू हुआ और दोनों प्रांतों को वापस से अलग अलग कर दिया गया। अब इनको उत्तर पूर्वी प्रांत नहीं बल्कि उत्तरी और पूर्वी प्रांत कहा जाने लगा। इसी के साथ हमें पता लगता है कि भाई जो भी सिहली प्रांत थे वहां तो सरकार ने नियमित चुनाव शुरू कर दिए और उनका जनमत लेती रही और प्रशासन वहां सुचारू रूप से चलता रहा। लेकिन सरकार की स्थिति यहाँ पर यह अनुभव की गई कि सरकार ने तमिल बहुल क्षेत्रों के अंदर यह कार्य नहीं कर पाया, वहां चुनाव नहीं हुए।
हालांकि भारत सरकार ने लगातार बात की तो पता लग रहा है कि फिलहाल में वर्ष 2014 से पूरे के पूरे श्रीलंका में ही चुनाव लंबित हैं और चुनाव नहीं हो रहे हैं। कौन से चुनाव? प्रांतीय चुनाव नहीं हो रहे हैं, जहां पर 9 प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। तो मुख्य रूप से यह एक बड़ी दुविधा बन गई है श्रीलंका सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए समस्या का विषय है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि श्रीलंका में जितने भी तमिल लोग रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्हें समान अधिकार मिले, उनके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें और वे अच्छा जीवन जी सकें वहाँ रहते हुए। ठीक इसी वजह से लगातार देखते हैं कि इनकी बातचीत चलती रहती है। बात इतनी क्लियर हो गई सभी लोग को, तो इस न्यूज़ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वह मैंने आप लोग को बता दी है। हालांकि एक खास बात समझने वाली यह भी है कि जिस समय यह 13वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था, तो उस समय यहाँ पे अनेक लोगों ने अपने अपने पक्ष दिए और कहा कि भाई इसका विरोध किया जाना चाहिए या ये अच्छा क्यों है। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति बनी थी। तो पता लगता है कि सिंहली लोगों ने इसका विरोध किया, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि ये गलत है, लेकिन तमिल लोग जिनकी वजह से यह संशोधन किया गया था उन्होंने भी इसका विरोध किया और कहा कि यह अधिनियम या यह संशोधन ठीक से तैयार नहीं हुआ है। तो बताते हैं कि जो सिंहली समुदाय का विरोध था वो इस वजह से था कि आपने तमिल लोगों को एक्सेस पावर दे दी है, यानी कि जरूरत से ज्यादा इनको शक्तियां दे दी गई हैं, जिसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन वहां हमें यह भी पता लगता है कि तमिल समुदाय के लोग यह कह रहे हैं कि 13वें संशोधन के माध्यम से हमें कोई खास लाभ नहीं हो रहा, ना तो प्रशासन हमारे पास है, ना पुलिस हमारे पास है, तो कैसे हम अपनी सुरक्षा करेंगे और कैसे विकास के कार्य करेंगे। तो ये कहते हैं कि जो कार्य होने चाहिए थे हमें उससे कम शक्ति प्रदान की गई है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि श्रीलंका में इस कार्य का होना भारत का श्रीलंका की व्यवस्था में हस्तक्षेप है। श्रीलंका एक सोवरेन कंट्री है, यानी कि संप्रभु देश है और अपने निर्णय खुद लेता है, लेकिन उस सबके बावजूद श्रीलंका के बीच में भारत का आना कहीं ना कहीं इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से लंबे समय से चर्चा बनी हुई है इसके ऊपर और हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ तमिल लोगों के अधिकार खतरे में है। इस न्यूज़ से संबंधित सभी बातों को समझ लेने के बाद चलिए चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि वह क्या कह रही है। तो अगली न्यूज़ देखते हैं, हमें पता लगता है कि यहाँ हमें जुपिटर 3 के बारे में कुछ बातों को समझना है। जुपिटर 3 दुनिया का सबसे बड़ा निजी उपग्रह है, जिसको अब स्पेस एक्स के माध्यम से लॉन्च कर दिया गया है। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, तो यही बात हम लोग को आज चर्चा करनी है और इससे संबंधित बातों को जान लेना है। बात सभी को क्लियर हो गई है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं हमें पता लगता है कि भाई इसको लॉन्च किया गया है फॉल्कन हैवी रॉकेट के माध्यम से, जो स्पेस एक्स का रॉकेट है। बताते हैं कि जो स्पेस एक्स का यह रॉकेट है यह वर्ष 2018 में पहली बार चर्चाओं में आया था, तब इसका पहला लॉन्च किया गया था और अब यह जो लॉन्च आज किया गया है यह इसका 7वां लॉन्च है। बात क्लियर है? पता लग रहा है कि फॉल्कन हैवी रॉकेट इस उपग्रह को कहां ले जाएगा? भूस्थैतिक कक्षा में ले जाएगा। यह कहां पर है? यह हमारी इक्वेटर के ऊपर है और वहां पे बताते हैं कि जो पूरी की पूरा कक्ष है यह अपनी एक परिक्रमा लगभग 24 घंटे में पूरी करता है। तो इसीलिए इसके माध्यम से वहां इस उपग्रह को स्थापित करने का कार्य अब किया जाना है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है जुपिटर 3 के बारे में। क्या बता रहे हैं कि इसको मैक्सवेल टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया था। साथ साथ हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि इसका आकार काफी बड़ा है, यानी कि 130 से 160 फीट बड़ा यह पूरा का पूरा उपग्रह है। यहाँ हमें पता लग रहा है कि जुपिटर 3 जो है यह कक्षा में पहले से ही मौजूद जो हेजेस जुपिटर उपग्रह हैं उनके साथ में अब मिलजुल करके कार्य करेगा और अमेरिका के नागरिकों की मुख्य रूप से यह मदद करने का कार्य करेगा। और जो कंपनी है स्पेस एक्स या जिसने इसको बनाया है मैक्सवेल टेक्नोलॉजीज, इनको यह सहायता प्रदान करेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि जब पूरे का पूरा सिस्टम सही से स्टैब्लिश हो जाएगा तो यहाँ के नागरिकों को बहुत अच्छी मदद मिलेगी इंटरनेट में, और बता रहे हैं कि क्षमताएं दुगनी हो जाएंगी और 500 Gbps की दर से यहाँ पर इन लोग को इंटरनेट सुविधाएं मिलने लग जाएगी। आगे हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि भाई लगभग 14 उच्च शक्ति वाले सौर पैनल इसमें स्थापित किए गए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इतने अधिक सौर पैनल क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि जब कभी भी कोई सैटेलाइट वहां पे जाके स्थापित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में परिक्रमा करते हुए उसको जो भी ऊर्जा मिलती है वह सूर्य से मिलती है। यदि सूर्य का प्रकाश उस तक ना पहुंच पाए तो वह डेड हो जाएगा और कार्य नहीं कर पाएगा। तो इतने बड़े पैनल इसमें लगाए गए हैं सोलर एनर्जी के, जो बताते हैं कि इसके पूरे जीवन काल तक इसको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेंगे। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि इसका जो जीवन काल है वह 15 वर्ष रहने वाला है। हालांकि लगातार हम लोग रिसर्च कर रहे हैं ना, नए नए सैटेलाइट्स को लॉन्च करते रहते हैं, तो बता रहे हैं कि 15 साल तक ये चलेगा। हालांकि इस बीच हम लोग और भी सैटेलाइट लॉन्च करते हुए अपनी क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इसके कुछ विशेष लाभ होंगे, जैसे कि इसके माध्यम से इन फ्लाइट वाईफाई सक्षम हो जाएगा, यानी कि आप इस प्रकार से सुविधा ले पाएंगे।
साथ साथ समुद्री क्षेत्र में भी यह सैटेलाइट सपोर्ट करेगा और आपको अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य करेगा। इसके साथ बताते हैं कि एंटरप्राइजेस नेटवर्क यहाँ पर सुधर जाएंगे और बहुत अच्छी स्पीड के साथ, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के साथ वह कार्य कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है उनको मदद होगी और वह अपने सर्विस के माध्यम से अच्छी इंटरनेट सेवाएं, वाईफाई सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त पता लग रहा है कि सामुदायिक वाईफाई कनेक्टिविटी भी सुधरेगी और ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां अब तक कनेक्टिविटी नहीं है, जो लोग वाईफाई से, इंटरनेट से दूर रह रहे हैं, उन लोग को भी इसके माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से मुख्य रूप से पता लगता है कि यह कार्य उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में किया जाएगा और यहाँ के जो स्थानीय सामुदायिक लोग हैं उन लोगों को इसके माध्यम से सभी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी और जो भी मदद हो सकती है इंटरनेट के क्षेत्र में वह सभी कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे, जो हमें बता रही है मातृत्व अवकाश एवं पैतृत्व अवकाश के बारे में। न्यूज़ क्यों चली आई है समझते हैं तो पता लगता है कि सिक्किम सरकार ने हाल ही में बता दिया है कि अब राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों का मातृत्व अवकाश और पैतृत्व अवकाश बढ़ा दिया गया है। यानी कि उन्होंने कह दिया है कि मैटरनिटी लीव जो हम लोग देंगे अपने राज्य में यह 1 वर्ष के लिए देंगे, साथ साथ जो पैतृत्व अवकाश है उसकी अवधि को बढ़ाकर अब 1 महीने कर दिया गया है। अपने आप में एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आ रही है हमारे पास में और इसी वजह से यह पूरी की पूरी न्यूज़ चर्चाओं में बन गई है और इससे संबंधित बातों को जानना समझना जरूरी हो गया है। जब हम आगे बढ़ते तो पता लगता है कि फिलहाल जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं वह सिक्किम राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे, वहां पे बातें कर रहे थे, तो उसी बीच उन्होंने यह घोषणा कर दी। बात क्लियर है, जो यह संघ है इसको SSCSOA के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें आगे यह भी पता लग रहा है कि इस माध्यम से अब क्या होगा कि जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वे लोग अपने परिवार के लोगों को अधिक समय दे पाएंगे और बच्चों की अच्छी देखभाल कर पाएंगे, क्योंकि इसीलिए ही तो यह कार्य किया गया। यह समझा जाता है कि जो अधिकारी लोग हैं वह अपने दायित्वों की वजह से, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से परिवार को अधिक समय नहीं दे पाते। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई मातृत्व लाभ अधिनियम भारत में पहले ही बना दिया गया था। कब? 1961 में बनाया गया था। तो पता लगता है कि भाई इसमें पहले ही बताया गया था कि एक कामकाजी महिला, ठीक है, यानी कि कोई भी यदि एम्प्लॉयड वीमेन है तो ऐसी स्थिति में उसको 6 महीने या 26 सप्ताह तक की मैटरनिटी लीव दी जा सकती है, जो पूरी तरह से पेड होगी। यानी कि आप छुट्टी लेंगे लेकिन आपका वेतन नहीं रुकेगा, ये आपको लगातार दिया जाएगा। इसी बीच एक खास खबर यह भी आई है कि इसी वर्ष मई के महीने में नीति आयोग के एक सदस्य हैं, उनका नाम क्या है तो VK पॉल उनका नाम है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, मैटरनिटी लीव से ही रिलेटेड थी। तो उन्होंने यह कहा था कि भारत में मैटरनिटी लीव को बढ़ाया जाना चाहिए। क्या अवधि बताई थी इन्होंने कहा था कि वर्तमान में 6 महीने की जो अवधि है इसको बढ़ाकर 9 महीने कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को समझने में और अपनी स्थिति को सुधारने में काफी समय लग जाता है इस दौरान, इसीलिए इस लीव की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि भारत में इससे संबंधित अधिनियम बनाया गया है। पहले मूल रूप से यह अधिनियम 1961 में बनाया गया था, अमेंडमेंट्स हुए कई बार। जो लास्ट अमेंडमेंट है वह 2016 में किया गया था। इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं तो उन सभी पे यह अधिनियम लागू होता है और इस अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई है कि महिलाओं को अब 26 सप्ताह की लीव दी जाएगी। यानी कि ये जो लीव है पहले 12 सप्ताह हुआ करती थी, जिसको सरकार ने सोचा कि 12 सप्ताह की अवधि अपने आप में बहुत कम है, यानी कि 3 महीने की लीव पहले मिला करती थी, लेकिन सरकार ने कहा कि इसको बढ़ाओ और अब 26 सप्ताह कर दिया गया है। बात क्लियर है आप लोग को? ठीक है, तो इसी क्रम में आपसे यहाँ पे प्री के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या मेंस में अगर आप कभी कुछ बातों को लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं तो वहाँ इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि समय समय पर महिलाओं से संबंधित ऐसे पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में यहाँ पर हमें यही पता लगता है कि अगर ऐसी कोई महिला जिसके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह भी लीव ले सकती है। उसके लिए मैटरनिटी लीव की जो स्टेटमेंट है, जो अवधि है, वह 12 सप्ताह निर्धारित की गई है। ठीक, ये उनके लिए जिनके बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है ना। जिनके बच्चे हुए हैं उनके लिए अवधि ज़्यादा है, जिनके पहले ही हो चुके हैं पर उनको देखभाल के लिए समय चाहिए तो उस स्थिति में 12 सप्ताह का निर्धारण कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बात की और न्यूज़ देखी थी मैटरनिटी लीव से रिलेटेड, तो कुछ बातें पैटर्निटी लीव से संबंधित कर लें तो कुछ बुराई मुझे नहीं लगता कि यहाँ है। तो पता लगता है कि पैतृत्व अवकाश के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो किस अधिनियम के तहत यह संरक्षित है, हमें पता लगता है कि इससे संबंधित कोई भी खास अधिनियम अभी फिलहाल भारत में नहीं बनाया गया। हालांकि यह पता लगता है कि वर्ष 2017 में एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया गया था जो मुख्य रूप से पैटर्निटी लीव से ही संबंधित था। कह रहा था कि भाई पिताओं को भी छुट्टी मिलनी चाहिए आधिकारिक रूप से। हालांकि यह सफल नहीं हुआ और इसके बाद यह वहां से हट गया।
ठीक। तो इसी क्रम में हमें पता लगता है कि भाई फिलहाल एक छोटी अवधि की लीव जो है वह पिताओं को दी जाती है अपने बच्चों की देखभाल के लिए। और यह जो अवधि है जनरली हम देखते हैं कि केंद्रीय सिविल सेवा अधिनियम के तहत इसको डिफाइन किया गया है, जिसको 1972 में बनाया गया। तो बताते हैं कि यह जो लीव रहेगी यह जनरली 15 दिनों की रहती है। हालांकि यह भी पता लगता है कि 15 दिनों से इसको बढ़ा करके बच्चे के जन्म की तारीख से 6 महीने तक किया जा सकता है, लेकिन यह जनरली लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई बाध्यकारी नियम बनाया गया है जिसके तहत ये लागू हो जाएगा, तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। बात क्लियर है। तो इसी वजह से अभी क्या हुआ है कि सिक्किम सरकार ने तो यह काम कर दिया है और अब पिताओं के लिए बोल दिया है कि आप 1 महीने की लीव ले लेंगे, और महिलाओं को कहा है कि आप 1 साल की मैटरनिटी लीव लेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं ये समानता से खिलवाड़ है। हम देखते हैं ना कि महिलाएं बोलती हैं कि समान व्यवस्था स्थापित करो, पर यहाँ क्या पुरुषों क्या समानता है? ठीक, ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ न्यूज़ समझनी है। ओके, तो यह महत्वपूर्ण बात इस पूरी न्यूज़ से संबंधित थी। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है मियाज़ाकी आम के बारे में। तो न्यूज़ कहाँ से आई है? ओडिशा से आई है। ओडिशा में एक किसान भाई हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने खेत में मियाज़ाकी आम को उगा लिया है। अब इसी वजह से पूरी की पूरी जो स्थिति है इसने सुर्खियां बटोरी और हम लोग के पास ये न्यूज़ चली आई। क्यों आई है? क्योंकि भाई आम जनरली हम खाते हैं, लेकिन ये आम तो हर इंसान नहीं खा सकता, क्योंकि यह दुनिया का सबसे महंगा आम है और इसकी कीमत 2.5 से 3 लाख तक होती है। जनरली यह भी देखा जाता है। तो इसी वजह से ही तो हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं और जानेंगे क्या होता है एक्चुअल में मियाज़ाकी आम। हमें पता लगता है कि जो मियाज़ाकी आम है इसका नाम मियाज़ाकी नहीं है। दरअसल जापान में एक जगह है क्यूशू के अंदर जिसको मियाज़ाकी के रूप में जानते हैं, तो उसी जगह पर यह आम मूल रूप से उगाया गया था पहली बार। तो इसीलिए इस आम को जर्नल टर्म में हम लोग मियाज़ाकी आम बोल देते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वह नाम है ताइयो नो तमागो। यह इसका नाम है। हाँ जी, ताइयो नो तमागो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको यह बोल दीजिए कि यह एग ऑफ द सन है। ठीक है, ये तो इजी है ना। ओके, स्थान क्या है, जगह क्या है, मैं आपको यह पहले ही बता चुका हूं। तो इसकी कीमत भी मैंने आपको पहले ही बता दी है। इसके जो उगने का समय है ये अप्रैल से अगस्त के बीच में होता है। इस दौरान यह आम उगाया जाता है। इसी के साथ साथ इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वह है गर्म जलवायु, उपजाऊ मृदा का होना और साथ साथ साफ पानी इसके लिए होना जरूरी है, तभी यह आम उगाया जा सकता है। ठीक है, पता लगता है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि आम का रंग हरा होता है या पीला होता है, लेकिन मियाज़ाकी आम का जो कलर है यह बैंगनी होगा या फिर यह लाल भी हो सकता है। तो इसी बीच इसका कलर जनरली रहता है। पर इतना महंगा आम कौन ही खरीदता होगा? क्या क्या खास बात है इसके अंदर जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी अधिक है? तो बताते हैं कि इसमें विटामिन सी और विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसके साथ ही इसमें फाइबर पाचन में सहायता के कारक भी बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हैं। हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो इंसानों को तनाव से बचने में मदद करते हैं, आपको स्ट्रेस फ्री फील करवा देते हैं। बात क्लियर है इतनी? साथ साथ हमें पता लग रहा है कि इसमें बीटा कैरोटीन है और फॉलिक एसिड होता है। ये क्या करता है? ये आप लोग की जो दृष्टि होती है उसको सुधारता है। और हम देखते हैं जर्नली कि भाई लोगों की नज़र गिर जाती है, उनको चश्मे लग जाते हैं, तो यदि आप ये आम खाएंगे तो आपकी नज़रें हमेशा ही ठीक रहेंगी। तो इन्हीं महत्वपूर्ण लाभों के कारण हम देखते हैं कि इस आम की मार्केट में इतनी ज़्यादा कीमत लगाई जाती है और इसको 2.5 से 3 लाख तक कीमत पे प्रति किलो बेचा जाता है। बात क्लियर है इतनी? ठीक है, तो इसी क्रम में बढ़ जाते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है मैंग्रोव सेल के बारे में। मैंग्रोव सेल दरअसल चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि हम अपने राज्य में मैंग्रोव सेल स्थापित करेंगे। हालांकि खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल तटीय राज्य है और बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे मैंग्रोव देखे जाते हैं, तो उनके संरक्षण के उद्देश्य से ही सरकार ने यह प्रयास किया। अब यह प्रयास कब किया? कल किया। कल ये घोषणा की गई। पर कल ही क्यों घोषणा की गई? तो हमें पता लगता है कि कल एक खास दिन था। कौन सा दिन था? बताते हैं कि यह जो दिन था यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस था मैंग्रोव संरक्षण का। ठीक है, तो इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई के दिन मैंग्रोव संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और दुनिया भर में इससे संबंध में जागरूकता फैलाने का कार्य और इसके संरक्षण के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए अनेक लोग साथ आते हैं और आपसी बातचीत करते हैं। साथ ही यहाँ पर यूनेस्को चाहता है कि दुनिया के सभी देश साथ आएँ और प्रयास करें कि इसमें सुधार किया जाए। जब हम आगे बढ़ते तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि मैंग्रोव सेल क्या करेगा, तो राज्य में मैंग्रोव
का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको संरक्षण प्रदान करेगा और साथ साथ राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ाएगा, मैनग्रोव को बढ़ाने का कार्य करेगा। पश्चिम बंगाल की हम स्थिति समझते हैं तो हमें पता लगता है कि लगभग भारत के यहाँ पर 40% मैनग्रोव पाए जाते हैं। ठीक है, और यह पूरा का पूरा एक वार्षिक कार्य योजना के तहत कार्य किया गया है। हालांकि यहाँ पर बता रहे हैं कि गैर सरकारी संगठनों का भी साथ लिया जाएगा और उनके साथ जुड़ करके मैनग्रोव संरक्षण और इनको बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। बात क्लियर है? हमें पता लग रहा है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, यानी कि किस प्रकार सरकार इस तरफ आगे बढ़ रही है और इतने महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो बताते हैं कि सरकार चाहती है कि राज्य को उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सुरक्षा मिले। तटीय वन होते हैं मैंग्रोव वन, तो यह क्या करते हैं, जब कभी भी तट से आपके कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात टकराता है तो यह उनकी जो भी पावर होते हैं उसको नष्ट करते हैं और स्टेट के कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। साथ साथ जब कभी भी समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में जल ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि काफी अधिक जल जो है वह इनमें बस जाता है और धीरे धीरे जो तट डूब रहा होता है वह तट को सुरक्षा मिल जाती है। इसी वजह से कह रहे हैं कि भूमि का अवतलन होगा तो यहाँ पे सुरक्षा मिल जाएगी, यानी कि अगर आपका तट जल में डूब सकता है तो कहीं ना कहीं उसको यह प्रोटेक्ट करने का कार्य भी करेंगे। साथ साथ जो भी तटीय निवासी हैं उन लोग का जीवन भी इसके माध्यम से बच जाएगा और इसके माध्यम से अनेक अनेक औषधियां और दवाइयां बनाई जाती हैं। बात इतनी क्लियर हो गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पता लगता है कि हमारी आज की न्यूज़ पूरी हो गई है। तो जो भी महत्वपूर्ण बातें थी आज के इस न्यूज़ से संबंधित वह सभी बातें आप लोग को बता दी हैं और हमने सभी न्यूज़ कवर कर ली हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर कुछ नई बातों को जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।